नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सीधी में बीते रात हुए दर्दनाक हादसे में 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। इनमें से 39 घायलों को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्रदेश में हुए भीषण हादसे के बाद प्रदेश सरकार को विपक्ष ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें सरकार की लापरवाही है। यह सभी लोग सरकार के ही एक कार्यक्रम में शामिल वहां गए थे। समाजवादी पार्टी में सरकार से आह्वान किया है कि सरकार पक्षपात न कर सभी लोगों को एक नजरिए को देखे और मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के साथ 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आपके आदमी खत्म हो गए हैं जी, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो सतना में कार्यक्रम था, तो इनको जबरदस्ती बुलाया गया था। वहीं से आ रहे थे, हाँ चले आवत तो अपना के आदमी खत्म हो गया, अपना की चोट बहुत लगी और अपने गांव के और खत्म हो गए। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार को दुख है। बच्चा है आप? माता खत्म हो गई, पिता खत्म। सब्र करी भगवान, सब हाँ, सब देख पूरा रहा, करी। सबकी पूरा करता है। कुछ लोग जैसे उसको गलती रखी भगवान की है, यहाँ से कहीं इधर जो रोड खराब टायर नहीं फटा, और जहाँ से चावल रख दो और उठा लो तो अच्छा, वहाँ जाके फट गए। काका जी, ये सतना में जो प्रोग्राम हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी, तो इसमें लोग भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ले गए थे, है ना, तो वापिस होने में ये सब हुआ है। कुछ लोग जैसे उसको गलती रखी भगवान की है, यहाँ से कहीं इधर जो रोड खराब टायर नहीं फटा, और जहाँ से चावल रख दो और उठा लो तो अच्छा, वहाँ जाके फट गए। काका जी, ये सतना में जो प्रोग्राम हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी, तो इसमें लोग भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ले गए थे, है ना, तो वापिस होने में ये सब हुआ है। पार्टी ने सुबह से 9:30 के आसपास से आए, कुछ भी खाने को नहीं मिला। ये रैली में गए थे, है ना, भारतीय जनता पार्टी की जो सतना में हुई थी, इनको बुलाया गया था, वहाँ से लौट रहे और यहाँ से लौट रहे थे, है ना, भाजपा की रैली में गए थे, बुलाया गया था, जबरदस्ती ले गए। बहुत दुखद घटना, सतना की भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था। जनता को जबरन वहाँ उस प्रोग्राम में ले जाकर प्रोग्राम सक्सेस कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कथनी और करनी नजर आती है। कथनी करनी में अंतर नजर आता है, क्योंकि जनाधार खिसक चुका है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को, आदिवासियों को, गरीब तबके के लोगों को वहाँ ले जाती है। प्रोग्राम में भूखा प्यासे लोग थे वहाँ, और वहाँ से प्रोग्राम से वापस होते हैं तो एक बस नहीं टकराई है, वहाँ 2 बसों में एक ट्राला घुस जाता है। आधी रात को सरकार और प्रदेश अध्यक्ष, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री साहब वहाँ पहुँचते हैं, और अभी तक मौत के सही आंकड़े किसी को ज्ञात नहीं है। ये सरकार की घोर लापरवाही है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह यादव जी और रीवा के शहर अध्यक्ष नूरुल हसन साहब वहाँ घटना स्थल पर भी पहुंचे और हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचकर जानकारी ली तो वहाँ महिलाओं ने बताया कि हमें खाने तक को नहीं मिला। तो ये गंभीर मामला था, ये गंभीर विषय था। हम सरकार से मांग करते हैं जिसमें जो भी अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री या नेता जो भी दोषी हैं इस घटना के, उन पे तत्काल 304A का केस प्रकरण दर्ज होना चाहिए, चाहे वो कोई मंत्री कोई भी हो, चाहे विधायक कोई भी हो, या सब शासकीय कर्मचारी हो, और वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने रोका उन पे भी मामला दर्ज होना चाहिए। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि चुन चुन कर एयरलिफ्ट न करें जिनको आवश्यकता है, क्योंकि लगी गंभीर चोट सभी को लगी है। अगर एयरलिफ्ट ही करना है तो सभी को एयरलिफ्ट करें। और मैं मांग करता हूं कि 25-25 लाख रुपए तत्काल मृतक के परिवार को और एक शासकीय नौकरी मिलना चाहिए, और घायलों को 5-5 लाख रुपए और समुचित इलाज की व्यवस्था निःशुल्क मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस पूरे प्रकरण में दोषी है।
हम समाजवादी पार्टी की ओर से उनको दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके प्रति हम लोग सब पूरी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की संवेदनाएं व्यक्त करती है। जो दुनिया से चले गए उनको मालिक अल्लाह ईश्वर उनको चरणों में स्थान दे। आर.एस. यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य। सतना में एक बड़ी घटना हुई, कई लोगों के प्राण गंवाए हैं। जैसा कि हमारे प्रदेश के प्रवक्ता जी ने कहा है कि ये बड़ी दुखद घटना घटी है और उस घटना से ये सीख लेना चाहिए, जो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम गरीब लाचार बेबस की मदद करते हैं और फिर इतनी बड़ी देश की पार्टी, इनको उनकी मदद करना चाहिए, ना कि बसों में उनको लालच देकर के लाना और फिर उनके साथ बड़े हादसा हो जाना। ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी का निंदनीय कृत्य है। ऐसे कृत्य जो इस देश में राज्य कर रही है, डबल इंजन की सरकार भी है, तो ऐसे हम यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार और इनसे मांग करते हैं कि 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपया और उनके जो घायल हुए उनका पूरा इलाज उनको सरकार को करना चाहिए और सरकार को ये नैतिक जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि ऐसी घटना किन किन कारणों से हुई है। चूंकि रोड भी है या वाहन गुजर रहे, जब रैली गई तो ये व्यवस्था पुलिस वालों की भी थी जो उसमें लगाए गए थे, तो ये उनकी जो व्यवस्था से उन्होंने चूक की है उन पर अपराध कायम निश्चित होना चाहिए। और ये ऐसी घटनाओं को हम इनकी सरकार की भी निंदा करते हैं और वहाँ के प्रशासन के अधिकारियों की भी निंदा करते हैं कि ऐसी घटना घटी और ये भविष्य में ऐसा ना हो। और समाजवादी पार्टी इस पुरजोर घोर निंदा करते हुए सरकार की और सरकार से मांग करती है, चूंकि एक व्यवस्था है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कहा पार्टी एक लिखित मेमो भेजेगी ज्ञापन पत्र के माध्यम से कि सरकार को ऐसी जो भीड़ जुटा रहे हैं, जो सरकार में होते हुए सरकार की जिम्मेदारी आखिरी व्यक्ति की मदद करना, सरकार ना कि ये ढोकर के उनको दबाव बना करके उनको प्रलोभन दे करके लाती है। हम ऐसी सरकार की निंदा करते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से और सभी को, जो मृतकों को पुनः हम उनकी परमात्मा जो गई जहां गई, ईश्वर उनके चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को सांत्वना दे। करती हूँ। मेरा सरकार से कहना यह है, जो मृतक हैं उनको कम से कम 25 लाख देना चाहिए, एक सरकारी नौकरी, और जो घायल हैं उन्हें 10 लाख देना चाहिए। 2 लाख और 5 लाख से कुछ नहीं होता, उन लोगों को पूरा इलाज करना चाहिए अच्छे से। एक पतंग के व्यापारी ने एक सूदखोर से 50,000 की रकम उधार ली, जिसके बाद वह अभी तक लगभग 90 लाख रुपए सूदखोर को दे चुका है। बावजूद इसके सूदखोर का कर्ज खत्म नहीं हुआ। वह लगातार कर्जदार को धमका रहा था। लगातार मिल रही धमकी के चलते पतंग के व्यापारी ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिवार के लोगों को जैसे ही इस बात का पता लगा तो जानकारी लगते हुए तत्काल उसे लेकर जिला अस्पताल विक्टोरिया पहुंचे, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मोहम्मद महमूद ने बताया कि किलकारी गाजन निवासी 26 वर्षीय राजा नौशाद पिता महमूद ने छोटे पतंग से 50,000 रुपये कर्जा लिया था और कर्ज को चुकाने के लिए अभी तक राजा 90 लाख छोटे पतंग वाले को दे चुका था। छोटे पतंग वाले से पैसा लिया उसने 50,000, 50 के 9 लाख करीब दे चुका है ब्याज। और इसने पूरी कहानी हमको बताया था कि छोटे पतंग वाला बहुत परेशान कर रहा है। ये अभी बताया इसने, पहले नहीं बताया। ये खुद पता नहीं कहाँ से ला के पैसा देता रहा उसको। 9 लाख करीब दे चुका है ये। अब इसके पास पैसा नहीं है तो परेशान कर रहे थे लोग बाग। किस बाबत पैसे लिए, काय के लिए दिए? कुछ व्यापार के लिए? पतंग के व्यापार के लिए दिए। पहले भी हमने इसको एक बार दिया 50,000, 50 के 80,000 दे चुके इसको और हाथ जोड़ लिए रहे कि भैया उसको दोबारा पैसे नहीं देना। उसके बाद दोबारा फिर पैसा दिया इसको। क्या नाम से पैसे लिए थे? छोटे पतंग वाले। तो आपने कहीं कंप्लेंट की थी इसकी? हनुमान तलाश थाने में। आज क्या हुआ? आज तो अभी जानकारी लगी कि इसने कुछ खा लिया इसने। अब क्या खाया ये मालूम नहीं अभी तक। चलिए, आपका नाम? महमूद, मोहम्मद महमूद।
ये किलकारी गार्डन का एक नौशाद नाम का व्यक्ति है, राजा नौशाद, पिता महमूद, 26 वर्ष है। कोई जहरीली वस्तु खा के विक्टोरिया में भर्ती होने की सूचना प्राप्त हुई है और इसमें हम अपने अधिकारी भेज रहे हैं अग्रिम कार्रवाई हेतु। इस कारण से इसने जहरीली वस्तु का सेवन किया है। ये सब जांच का विषय है, इसमें जांच करके और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह तो अभी इनके बयान होना बाकी है। बाकी हमें जो सूचना प्राप्त हुई है केवल इतनी ही प्राप्त हुई है कि उक्त व्यक्ति ने जहरीली वस्तु खाई है। जांच में जो भी बात आएगी सामने लाई जाएगी। भोपाल के हबीबगंज पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां चोर चोरी करने के लिए बेंगलुरु से भोपाल आ गया था। राजधानी के हबीबगंज थाना इलाके में ब्यूटी पार्लर संचालिका के फ्लैट में चोरी करने के लिए शातिर चोर बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर साड़ू भाई के यहाँ भोपाल आया था, जहां उसने अपने साड़ू भाई और उसके साले के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। इसके बाद ब्यूटी पार्लर संचालिका के फ्लैट से 20 लाख रुपए की कीमत का सामान चोरी किया और गहने निकाल कर तिजोरी तालाब में फेंक दी। मामले में पुलिस ने आरोपी जीजस साले को गिरफ्तार कर 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। ब्यूटिशियन क्या चोरी करने वाले नकबजनों को गिरफ्तार करा, कितने का माल था और चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले क्या इन्होंने योजना बनाई, किस तरह वारदात को अंजाम दिया? फरियादिया निम्मी अमायरा शेख हैं, ये E7 में रहती है। दिनांक 16 फरवरी को इन्होंने आके थाने पर रिपोर्ट किया था कि विगत 2 दिवस से वो इंदौर गई हुई थी काम से। जब वो दिनांक 16 को वो वापस आई तो उन्होंने देखा उनके फ्लैट में तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी में उनके ज्वेलरी वगैरह थे पुराने और कुछ नकदी पैसे थे। ये तिजोरी सही थी, गायब हो गया, चोरी हो गया था। तो रिपोर्ट पर से FIR दर्ज कर स्पेशल एक टीम गठित की गई थी और FIR दर्ज होते ही टीम तत्परता से उसमें लगी और काम करते रहे। उसमें कई दर्जनों CCTV फुटेज को खंगाला गया एवं तकनीकी विश्लेषण किया गया। इन सभी आधार पर प्रथम दृष्टिया उसमें 2 व्यक्ति उसमें स्पष्ट हुए थे, उमेर खान और अयान खान। दोनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, तब ये खुलासा हुआ कि इसमें कुल 5 लोगों ने मिलकर इसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी भी, उमेर खान और अयान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उनसे चोरी गया तिजोरी वो उन्होंने खानू गांव के पास बड़े तालाब में फेंक दिया था, तो वो उनके मेमोरेंडम पे बरामद किया गया है। और ज्वेलरी, करीबन ज्वेलरी और नगद, और उन्हीं से उन्होंने एक गाड़ी भी, मोपेड भी खरीद लिया था लगभग 80-85 हज़ार में। ये मोपेड इस प्रकार कुल लगभग 20 लाख रुपये का मतरूका दोनों नकबजन से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कुछ कर्नाटक बेंगलुरु से फरार है आरोपी। हाँ, इसमें जो एक अभी फरार है, इसमें राहुल उर्फ रेहान, ये इन्हीं के रिलेटिव हैं। ये सभी 5 आरोपी आपस में रिलेटिव हैं। ये तो वो फ्लाइट से यहाँ पे आया था और इसमें से कुछ माल लेके वो वहाँ बेंगलोर चला गया था। हमने टीम को बेंगलोर भी भेजा था और वहाँ से चूंकि उनको भनक लग गया था कि टीम आई है, तो वहाँ से वो फरार हो गया है। उसकी तलाश अभी कर रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है इनका? ये अभी आपराधिक जानकारी इनसे प्राप्त संबंधित थानों से कर रहे हैं, परंतु ये काफ़ी इनके जो फरियादिया के भी संपर्क और पहचान वाले हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए इनको ये पता था कि उनके यहाँ तिजोरी में ये रकम रखा हुआ है, तो मौका देखकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, इसमें हीरे जवाहरात हैं और एंटीक टाइप के कुछ ज्वेलरी हैं, पुराने हैं ये, और प्लेटिनम के भी ज्वेलरी हैं। तो ये सभी मात्रा में, संख्या में कम है, परंतु उनका मूल्य ज़्यादा है, इसलिए करीबन ये 20 लाख के मूल्य का ये जेवरात हैं जो जब्त किया गया है। सर, भोपाल के आरोपी और बेंगलोर के आरोपी से कनेक्ट कैसे हुआ इनका आपस? बेंगलोर में जो है वो वहाँ काम करते, मूलतः वो भी यहीं के रहने वाले हैं और इनके रिश्तेदार हैं वो। आपस में कनेक्टिंग कैसे हुई? ये माल इनको मिला था, तो ये इनको लगा, डर रहा कि माल को कहाँ पे छिपाया जाए और कहाँ रखा जाए, तो उनसे संपर्क किया गया। तो वो फ्लाइट से आए थे और वो माल लेके वहाँ बेंगलोर चले गए थे। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की एक व्यूह रचना इन्होंने किया था। अभी वो 3 आरोपी फरार हैं, उन तीनों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनसे और शेष जो उसमें माल बचे हुए हैं वो बरामद करने का प्रयास करेंगे और आगे भी अगर कोई इस प्रकार की घटना अगर किया है इन्होंने, तो संबंध में पूछताछ की जा रही है।
राजधानी के पशुपालन प्रशिक्षण सभागृह में मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा संविदा कर्मचारियों का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें संविदा कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि पंजाब और उड़ीसा में कानून बनाकर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया, वहीं मध्य प्रदेश में भी जन अभियान परिषद को संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी कई विभाग के संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है, जिससे संविदा कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ, आज मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन प्रांतीय सम्मेलन पशुपालन कुक्कुट भवन भोपाल में रखा गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिव कुमार चौबे जी अध्यक्ष सामान्य वर्ग कल्याण आयोग तथा अध्यक्षता रमेश चंद्र शर्मा जी कर रहे हैं, जिसमें सभी कर्मचारी नेतागण शिरकत कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि समान कार्य समान वेतन, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण तथा जिन संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है उन संविदा कर्मचारियों को वापस लिया जाए। क्रमोन्नति वेतनमान, समयमान वेतनमान आदि सभी सुविधाएं संविदा कर्मचारियों को दी जानी चाहिए। जिस तरह जन अभियान के परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी तरह सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। जबलपुर में ऑटो और लोडिंग ऑटो का बेखौफ देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग में लगे वाहनों के चालक भी नियमों को ताक में रखकर वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामला जबलपुर के हाईकोर्ट चौराहे के पास से सामने आया, जहां यातायात टीम के द्वारा एक लोडिंग ऑटो को रोका गया, जिसमें 20 से 25 सफाई कर्मचारियों को ठूस कर लोड किया गया था। यह सभी कर्मचारी नगर निगम के ठेका कर्मचारी हैं, जिनको इसी तरह वाहन में लोड कर काम के लिए कंपनी के द्वारा ले गया जाता है। एएसआई गोपाल टेकाम के मुताबिक लोडिंग ऑटो में बिना नंबर प्लेट के नगर निगम जबलपुर और बर्फानी सिक्योरिटी सर्विस लिखा हुआ था, जब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ड्राइवर को रोका गया। भैया जी का नाम है हाईकोर्ट का बच्चा नहीं है, बताइए भाई साहब, ये आप ओवरलोडिंग गाड़ी लेकर जा रहे थे? पंचर हो गई थी सर, तो वो बनवाने निकला था मैं गाड़ी, तो इधर ही लेबर बैठ गई थी वो। कितनी लेबर थी सर मुझे मालूम नहीं, गिना नहीं मैं साहब। कितने पंचर थी? पंचर के बाद आप नहीं, पंचर बनवाए सर अभी। पंचर बनवाए? कहाँ से लेके आ रहे थे मजदूरों को? मजदूरों को नहीं सर, यहीं बैठ गए थे लड़के। कहाँ की गाड़ी है ये कंपनी की है, बर्फानी की। बस हो गया ना सर, हम बोल। पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? ये क्या था? टिकाम जी, गाड़ी पकड़ी आपने यहाँ पर, क्या था? ओवरलोड था क्या? ओवरलोड था, उसको रोक के हम कार्रवाई कर रहे हैं। किसकी गाड़ी है ये? ये नगर निगम की गाड़ी है, बता रहे हैं, बर्फानी लिखा है। किस तरीके से कार्रवाई होगी? अब वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे कार्रवाई करेंगे। शहर के बीच से टिकाम साहब जा रहे हैं, हेलमेट चेकिंग कर रहे थे आप, पर इससे और ध्यान नहीं दे रहे थे आप कि ये? दे रहा था मैं। अरे रोके हैं गाड़ी को भाई, रोक के हम चेक करें हैं, हम हाथ दिए रोके। गाड़ी अब चेक कर रहे हैं, गाड़ी का देख रहे हैं। कितने मजदूर भरे थे इसमें अभी आपने देखा? कितने मजदूर थे? बहुत सारे हैं, कितने? लगभग 20-25 होंगे। क्या नाम है आपका? दुर्पाल सिंह टेकाम। जबलपुर में अब कब्रिस्तान में भी अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। ऐसा ही एक अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने हटाया। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम और अतिक्रमणकारी के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन अंततः नगर निगम की अतिक्रमण दस्ते ने अतिक्रमण को हटाया। नगर निगम के अतिक्रमण दल प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त को शिकायत मिली थी कि मासूम का बाड़ा स्थित कब्रिस्तान में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्रिस्तान की ओर बालकनी बनाकर दरवाजा खोल दिया गया, जिसकी शिकायत की जांच करते हुए भवन शाखा से वहां पर नियम विरुद्ध तरीके से अतिक्रमण होना पाया है। नहीं हुआ, दिखाइए हमको कौन सा नोटिस दिया आपने? नहीं मिला सर, नोटिस नहीं मिला हमको सर, नोटिस नहीं मिला सर। अंशुमन सर खुद देख रहा है, दरवाजा अभी बंद नहीं होगा, उसका केस चल रहा है 302 ऑब्लिक, और वो भी इसरार देवी के साथ जिसको ये जमीन
किस तरह की कार्रवाई है, कहाँ पर हो रही है और क्या शिकायत थी? सर ये मासूम का भाड़ा शाहरुख जाफरी के द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा बालकनी और दरवाज़ा कब्रिस्तान की जगह पर खोल लिया गया था, जो भवन शाखा में सही जांच में पाया गया कि इनका इंफराज निर्माण है, उसको हटाने की कार्रवाई आयुक्त महोदय के निर्देशन में और की जा रही है। इस दौरान किसी प्रकार की कोई कार्रवाई के दौरान कोई दिक्कत? नहीं, कार्रवाई के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे सहायक अतिनिर्वाचित अधिकारी के दुबे साहब और पुलिस अमला तैनात है, ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। नाम? वीरेंद्र मिश्रा, दल परिवार। खजुराहो में चल रही G20 देशों को समिट संपन्न। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने G20 देशों के डेलीगेट से मुलाकात की। विदाई अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने विदेशी मेहमानों को भागवत गीता भेंट की। G20 देशों के डेलीगेट्स ने आत्मीय स्वागत और मेहमान नवाजी की तारीफ की। G20 देश के प्रतिनिधियों ने किया वृक्षारोपण। खजुराहो के G20 नामों को चिल्ड्रंस पार्क में विदेशी प्रतिनिधियों ने किया वृक्षारोपण। तय हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक सौगात दी थी और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए विशेष अभिनंदन किया था कि 56 स्थानों में से एक खजुराहो को चुना। और पहले दिन जब हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया था कि अगर G20 देशों की बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम क्लीन खजुराहो और ग्रीन खजुराहो के नारे को संकल्प लेकर के साकार रूप दें। यहाँ के सभी जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सामाजिक संगठनों को, ऐसे प्रबुद्ध लोगों को, बल्कि यहाँ पर आने वाले जो विदेशी सैलानी थे उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान में सहभागिता करके इतिहास बनाया। और आज मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जनता की सहभागिता मानी प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप जो हुई, G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात के लिए जो अप्रिशिएशन किया, आने वाले देश के लोगों ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता और खजुराहो की स्वच्छता में जब उनसे आप लोगों ने प्रश्न किए तो उन्होंने कहा कि इंदौर के बाद नहीं, इंदौर जैसा ही ये खजुराहो की जनता को मैं पुनः एक बार सभी लोगों को, ये जो टीम खड़ी है आप देख रहे होंगे, लगातार सब लोगों ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के स्वच्छता के अभियान में जो भूमिका निभा करके जो इतिहास बनाया है, उन्हें एक बार सबका अभिनंदन। और वृक्षारोपण, आज हम इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हमारी नगर परिषद ने यहाँ पर जो G20 नमो चिल्ड्रन पार्क जो बनाया है, ये पहले चिल्ड्रन पार्क था लेकिन इसका नामकरण G20 नमो चिल्ड्रन पार्क के रूप में हुआ है। और हमारा सौभाग्य है कि इस G20 देशों की बैठक की स्मृतियां रहेंगी तो सभी देशों के प्रतिनिधियों ने एक एक पौधारोपण करके भी इतिहास बनाने का काम किया है। इस बात के लिए हम गौरवान्वित हैं। अभी जो पौधा हमने लगाया है, G20 देशों के वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना का एक साकार रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। उनकी स्मृतियाँ जिंदगी भर रहेंगी खजुराहो के लिए। और इस पार्क को हम हमेशा, ये ग्लोबल पार्क बन गया है, अभी मात्र पार्क नहीं रहा है, ये ग्लोबल पार्क बन गया कि दुनिया के देशों ने पौधे यहाँ पर लगाए हैं। तो इसको और अच्छा मेंटेन करने का काम सभी नागरिकों के सहयोग से हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और G20 देशों की बैठक ऐतिहासिक तौर पर कल्चर ग्रुप की प्रथम बैठक थी, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। और सभी बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आज हमारी कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अनुमोदित किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की बहन हो, उसे योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता, जिनकी उम्र 23 साल से ज़्यादा की होगी उनके खाते में 1000 प्रति माह डाला जाएगा। 60 साल से ऊपर की उम्र के वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है, लेकिन वह अभी 600 मिलती है। उसमें ये राशि जोड़कर उन्हें 1000 न्यूनतम करेंगे। 60 साल से ऊपर की बहनों को 1000 मिल जाएगा। इस योजना के आवेदक हम 5 मार्च से लेना प्रारंभ करेंगे। तो कल रात में एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जिसमें हमारे कई साथी नहीं रहे।
एक ट्रक मोहनिया टनल से गुजर रहा था, बाहर निकलते ही उसका टायर बस्ट हो गया और लाइन से आगे 3 बसें खड़ी थी, उन बसों से जाके टकराया। शायद स्पीड काफी तेज थी, इसलिए जो बस में बैठे लोग थे या नीचे खड़े लोग थे, उनमें से कई इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। 14 साथी हमारे भाई बहन नहीं रहे, 40 के आसपास घायल थे। बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आज हमारी कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है। आज हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अनुमोदित किया है। अगर बहनें सशक्त, महिला सशक्त, तो समाज सशक्त, समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। बिना आधी आबादी के देश सशक्त नहीं हो सकता, और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने ये फैसला किया है कि हमारी बहनें, चाहे वो किसी वर्ग से, किसी जाति से आती हूं, बहनों में कोई भेद नहीं। जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा की होगी, उनके खाते में 1000 रुपया प्रति माह डाला जाएगा। 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है, लेकिन वो अभी 600 रुपया मिलती है। उसमें भी हम और राशि जोड़ के उसको भी 1000 रुपया न्यूनतम करेंगे, तो 60 साल से ऊपर की बहनों को 1000 रुपया मिल जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि बहनों को हमने राजनीतिक रूप से सशक्त किया, सामाजिक रूप से सशक्त किया, अब आर्थिक रूप से भी सशक्त करें। इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहनें इस पैसे का उपयोग परिवार को सशक्त करने में ही करेंगी, परिवार की बेहतरी के लिए करेंगी। इस योजना के आवेदन 5 मार्च से लेना हम प्रारंभ करेंगे। 5 मार्च को इस योजना को हम लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके बाद होली और रंग पंचमी के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। ये आवेदन बहुत सरल है, उसके लिए बहनों को कहीं नहीं जाना है। उनके गांव में ही आवेदन भरवाने टीम आएगी। बहना को सरल आवेदन भरना पड़ेगा। आवेदन भरवाने में सहायता के लिए भी हमारे प्रशासनिक कर्मचारी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे और आवेदन भरने के बाद जमा होगा। मार्च और अप्रैल में ये आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा। शहरों के वार्ड में भी, नगर पंचायतों में वार्ड छोटे हैं तो एक ही शिविर लगाएंगे आवेदन भरने के लिए।
और अगर महानगरों में, बड़े नगरों में वार्ड बड़े हैं तो वार्ड का विभाजन करके भी शिविर लगाए जाएंगे। बहुत सहजता और आसानी से बहनें अपना आवेदन जमा कर सकें, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। मार्च अप्रैल में फॉर्म भराने के बाद। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।